कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का 17th पार्ट है, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि सर आज के इस वीडियो में हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है, जिसका यूज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम करते हैं, उस आर्गुमेंट का जितने सारे प्रॉपर्टीज है आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस क्लास का टॉपिक की बात करूं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सारे चीजों को मैं बहुत ही डीपली प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग आज के इस वीडियो को देख रहे हो और प्रीवियस वीडियो जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि सर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस वीडियो को आप लोग देखो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी देर इस आर्गुमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा कि सर आर्गुमेंट क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो टच करेंगे। तो आर्गुमेंट क्या होता है, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे सिंपल जो फॉर्म होता है, जिसको हम लोग रेक्टेंगल फॉर्म कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है, इसको हम मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट भी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ARG, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड। और इस आर्गुमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि आज हम लोग आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस आर्गुमेंट के बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ी देर डिस्कस करेंगे। तो इस आर्गुमेंट जो होता है, ये आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका सबसे पहला जो स्टेप होता है, ये देखेंगे कि सर ये जो जेड है ना, ये जेड पी पॉइंट के माध्यम से जो रिप्रेजेंट किया जाता है गॉसियन प्लेन में, तो वो जो पी पॉइंट है, वो पी पॉइंट गॉसियन प्लेन के किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक गॉसियन प्लेन बनाते हैं। तो गॉसियन प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं। तो जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस IMZ, और रियल एक्सिस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं REZ। जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको हम लोग कहते हैं रियल एक्सिस। इतना तक तो समझ गया। तो हम लोगों को सबसे पहला जो स्टेप देखना है वो क्या देखना है कि सर ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट क्या होता है, पी पॉइंट के माध्यम से जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, ये गॉसियन प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, उस कोऑर्डिनेट के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। तो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सर हो जाएगा x, y, जहां पे x क्या है, रियल पार्ट है, और y क्या है सर, हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इतना तक समझ में आ रहा है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि सर इस पी पॉइंट को हम गॉसियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे पी पॉइंट होगा। तो एक बात याद रखना, जो हम आर्गुमेंट कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस के रिफरेंस में लेते हैं। पॉजिटिव रियल एक्सिस से हम लोग मेजर करते हैं। तो ये अगर हमारा ओरिजिन है तो इस OP को हम लोग मैच करा देंगे, और ये जो लाइन है, ये जो थीटा हो गया, यही हमारा आर्गुमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें याद रखने वाली बात क्या है कि सर अगर हम लोग आर्गुमेंट अगर क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज क्या होता है, ये वाला हमारा क्लॉकवाइज है और ये वाला हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो आर्गुमेंट हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज लेते हैं तो आर्गुमेंट हमारा हमेशा नेगेटिव होता है। इतना तक हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद हम दूसरा ये भी समझ सकते हैं कि सर अगर हमारा ये जो पी पॉइंट है, ये अगर रियल एक्सिस के ऊपर होगा, यानी कि रियल एक्सिस के ऊपर होगा, तो जो हमारा आर्गुमेंट कैलकुलेट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा।
और रियल एक्सिस के जो नेगेटिव होगा, यानी कि ये जो हमारा रियल एक्सिस है इसके अगर नीचे जो होगा, अगर नीचे कहीं पे पी पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जो आर्गुमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि सर यहाँ पे अगर कहीं पे मान लेते हैं यहाँ पे सेम इसी तरह यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में कहीं पे पी एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये इस क्वाड्रेंट में कहीं पे पी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो सेम इस तरह लाइन करेंगे और इस केस में जो हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा वो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा सर, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये एंगल जो हो गया ये थीटा हो गया, ये हमारा आर्गुमेंट हो गया। इतना तक समझ में आ रहा है। और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सर सेम इसी तरह अगर आरपी पॉइंट अगर कहीं पे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो सेम हम क्या करेंगे, ओपी से एक लाइन मैच करेंगे और इस केस में जो हमारा एंगल होगा यानी जो हमारा आर्गुमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, आर्गुमेंट को हमें नेगेटिव लेना है, आर्गुमेंट को हमें नेगेटिव लेना है। तो सेम इसी तरह अगर कहीं पे पी पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो इस केस में जो हमारा आर्गुमेंट होगा सर, ये आर्गुमेंट कहीं पे ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। इस एंगल को हम लोग आर्गुमेंट कहेंगे। तो यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि सर अगर हमारा जो क्लॉकवाइज होगा वो नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज जो चलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरी भाषा में हम ऐसे कहें कि पी पॉइंट अगर रियल एक्सिस के एबव होगा यानी रियल एक्सिस के ऊपर होगा तो जो हमारा आर्गुमेंट होगा वो पॉजिटिव आर्गुमेंट कहलाएगा और रियल एक्सिस के जो नीचे होगा वो हमारा आर्गुमेंट जो कहलाएगा वो हमारा नेगेटिव आर्गुमेंट कहलाएगा। तो ये सारे जो बात था ये आर्गुमेंट से रिलेटेड था। तो अब तक हम लोगों ने सीखा कि सर आर्गुमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बट आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सर जो हम लोग आर्गुमेंट कैलकुलेट किए हैं इस आर्गुमेंट का कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसका यूज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम करते हैं। उस सारे प्रॉपर्टीज को हम आज इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला प्रॉपर्टीज लिखते हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज नंबर 1 लिखते हैं और उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। क्या सीखेंगे कि सर यहाँ पे हम लिखेंगे इफ z इज इक्वल टू प्योरली रियल। ये क्या है, z इज इक्वल टू मान लो x, ये क्या हो गया, ये सर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और इस केस में जो आर्गुमेंट होगा, अगर हम कहेंगे कि सर अगर x जो हो गया, ये जो हमारा x जो है, x क्या है, x रियल होगा, x बिलोंग्स टू रियल होगा। और यहाँ पे अगर कहीं कह दिया कि सर x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है, उस केस में जो हमारा आर्गुमेंट होगा, उस केस में जो हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा सर वो 0 के बराबर होगा। कैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फिर से एक गॉसियन प्लेट ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी एक्सिस IMZ कहते हैं इसको, और ये हमारा हो गया सर रियल एक्सिस REZ। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि सर यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जेड जो हमारा है ये प्योरली रियल है यानी इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो जो ये जो जेड है हमारा ये रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो पता चल गया कि ये हॉरिजॉन्टल जो रियल एक्सिस है इस पे लाई करेगा कहीं पे जी पॉइंट, ये हमारा जेड। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगाए हैं कि सर एक्स क्या है, हमारा जो रियल पार्ट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का जो रियल पार्ट है वो कह दिया कि 0 और 0 से बड़ा है, यानी कि कहीं पे यहाँ पे इस वाला पार्ट में यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। तो इस केस में जो आर्गुमेंट होता है तो यहीं से हम लोग मेजर करते हैं और पॉइंट भी कहीं इसी लाइन पे है। तो यानी कि जो हमारा आर्गुमेंट हो गया सर ये 0 हो गया। सेम दूसरा कंडीशन क्या हो गया सर कि सर अगर x का वैल्यू लेस देन 0 हो गया, तो s का वैल्यू लेस देन 0 कहने का क्या मतलब हो गया सर कि ये जो हमारा p पॉइंट है इसको हम दूसरे पेन से ड्रॉ करेंगे कि सर ये जो हमारा p पॉइंट हो गया इस केस में जो हमारा p पॉइंट हो गया सर ये कहीं पे इस नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव जो हमारा है नेगेटिव रियल पार्ट जो है इस पे लाई करेगा। तो इस केस में जो हमारा एंगल हो जाएगा वो क्या होगा, हम लोग यहां से मेजर करते हैं तो ये जो एंगल हो गया सर ये पाई एंगल हो गया।
तो हमारा जो आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया सर, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हो जाएगा सर वो पाई के बराबर हो जाएगा। ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज था, ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज था। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जांपल क्या है सर, कि अगर मान लेते हैं z इज इक्वल टू -8 दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये तो प्योरली रियल है, बट इस केस में हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा रियल पार्ट है वो नेगेटिव है, तो यानी कि कहीं यहाँ पे 8 कहीं पे -8 लाई कर रहा होगा, तो यानी कि जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो आर्गुमेंट हो जाएगा सर वो क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z जो हो जाएगा सर, आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो गया सर, पाई के बराबर हो गया। तो इस तरह हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड को देखते हैं। ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज हो गया। सेम उसी तरह अगर मैं दूसरा प्रॉपर्टीज की बात करूं, दूसरा प्रॉपर्टीज में क्या है, फिर से हम लोग मान रहे हैं कि सर जेड इज इक्वल टू जो हमारा है ये आयोटा वाई, ये क्या है सर, ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, ये हमारा प्योरली इमेजिनरी हो गया है, प्योरली इमेजिनरी हो गया सर। ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है सर, ये अगर प्योरली इमेजिनरी होता है उस केस में हमारा आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर से हम यहाँ पे मानते हैं कि सर ये जो प्योरली इमेजिनरी है, इस इमेजिनरी जो पार्ट है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, y है, और हम यहाँ पे कह दिए कि y भी क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो यहाँ पे अगर कह दिए कि सर y जो है y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यानी y अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, उस केस में आर्गुमेंट क्या होगा, तो सेम ये जो हमारा इमेजिनरी एक्सिस होता है ये क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस, वर्टिकल जो एक्सिस होता है वो इमेजिनरी एक्सिस, ये होता है IMZ और ये होता है REZ। तो यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू आयोटा y दिया हुआ है, यानी ये प्योरली इमेजिनरी है, और इस केस में हम लोगों ने पहला कंडीशन लगाया कि सर y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यानी y अगर पॉजिटिव है तो ये जो हमारा z होगा ये कहीं पे यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, यानी कि ये पॉजिटिव y एक्सिस पे, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। तो इस केस में जो हमारा एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, आर्गुमेंट होगा, कुछ इस तरह मेजर होगा, और ये क्या होता है π/2। तो यानी कि यहां से हम लोग देख रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हो गया सर वो π/2 के बराबर हो गया। सेम इसी तरह अगर मैं दूसरा कंडीशन लगाऊं कि सर y अगर लेस देन 0 होगा, यानी कि अगर y अगर नेगेटिव होगा, तो उस केस में जो हमारा आर्गुमेंट होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि y तो हमारा क्या है, नेगेटिव है, बट ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर z एक प्योरली इमेजिनरी है, यानी कि ये सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा, तो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट में कहीं पे लाई करेगा। इस केस में जो हमारा आर्गुमेंट होगा ये क्या करेगा, ये वाला आर्गुमेंट होगा, और ये क्या होता है -π/2। तो यहां से हमारा जो आर्गुमेंट आ जाएगा वो हो जाएगा सर -π/2। ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया। तो सर इस प्रॉपर्टीज के एग्जांपल की बात करें तो इस प्रॉपर्टी में जो हमारा एग्जांपल हो जाएगा सर, उस एग्जांपल में हम लोग बात करते हैं कि एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू दिया हुआ -3 आयोटा, तो इसका हमें आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है। तो ये तो दिख रहा है कि सर ये प्योरली इमेजिनरी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं y क्या है सर, हमारा y जो होता है हमारा, यहाँ पे y क्या होता है सर, y हमारा ये होता है -3, तो यहां से y क्या हो गया, लेस देन 0, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो गया सर, आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो गया सर, आर्गुमेंट ऑफ z जो हो जाएगा सर -π/2। तो इस तरह हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा आज का हमारा सेकेंड प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है कि सर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में हो गया हो, कैसे कि अगर कोई दिया हो z1 इंटू z2 हो गया हो, और z1 इंटू z2 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सर z1 इंटू z2 जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना है उसका आर्गुमेंट कैलकुलेट करके दिखाओ। तो क्या हम लोग जानते हैं कि यहां पे अगर हमें कैलकुलेट करना हो आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये हो गया हमारा, ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज हो गया। और इस प्रॉपर्टीज का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि सर मान लेते हैं हमारा z1 क्या हो गया सर, z1 हमारा यहाँ पे मान लेते हैं 1 प्लस आयोटा
1, ऐसे लिखो 1 प्लस आयोटा 1, और Z2 जो हमारा हो गया सर, ये हो गया सर 1 माइनस आयोटा, तो ये हमारा Z1 हो गया और Z2 हो गया, और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, और यहाँ पे हमें आर्गुमेंट ऑफ Z1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये Z1 क्या है, ये Z1 जो है ये P पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमारा गॉसियन प्लेन हो गया, और ये गॉसियन प्लेन, ये जो Z1 है ये P पॉइंट के माध्यम से P1 मान लेते हैं, P1 पॉइंट के माध्यम से गॉसियन प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया सर 1,1,1। तो यानी कि ये यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, और ये वाला पार्ट क्या है सर, ये 1 है रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। तो यानी कि अगर ये थीटा जो हो गया, ये थीटा क्या हो गया सर, ये टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा जो हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू π/4 हो गया। तो यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हो गया सर, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हो गया सर हमारा, ये क्या हो गया π/4 के बराबर हो गया, ये Z1 का आर्गुमेंट। सेम उसी तरह हम आर्गुमेंट ऑफ Z2 की बात करें तो ये Z2 एक P2 पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसका जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो हो गया 1,-1, 1,-1। तो यहाँ पे कहीं पे 1,-1 होगा, ये P पॉइंट और P2, और ये सर कहीं हमारा P1 है, तो ये P2 पॉइंट है, ये क्या हो गया 1,-1। तो इस केस में अगर बात करें तो ये जो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ये 1 के बराबर है, और ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है यानी कि रियल पार्ट जो है वो भी 1 के बराबर है। तो इस केस में जो हमारा थीटा हो जाएगा ये वाला थीटा हो गया, और इस केस में जो हमारा थीटा पहले कैलकुलेट करते हैं तो थीटा हो जाएगा सर π/4। बट आर्गुमेंट क्या हो रहा है कि सर क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 जो हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -π/2। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे π/2 सॉरी माइनस π/, यहाँ पे π/ माइनस π/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस π/4। तो ये हमारा 0 के बराबर हो गया, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 यहाँ पे आ रहा है 0 के बराबर। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पे हम लोगों ने इस प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए एक क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। सेम उसी तरह हम लोग बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज का। तो हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है वो क्या है, डिवाइड में अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, कैसे कि अगर सर दिया हो Z1 डिवाइडेड बाई Z2, इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई Z2। तो इस केस में जो हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा सर, इस केस में जो हमारा आर्गुमेंट होगा उसको हम लोग लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z2 ये हो गया। और अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल की बात करूं, सेम इसी तरह अगर मैं मान लेते हैं ये Z1 है हमारा और ये हमारा Z2 है, और हमें कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर्गुमेंट ऑफ हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। तो हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा। तो ये क्या होगा सर, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये होता है π/4 के बराबर, और यहां से माइनस जो का तो, और इसका जो आर्गुमेंट होता है वो होता है माइनस π/4। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा π/2 के बराबर, यानी इस केस में जो हमारा आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई Z2 हो गया वो हो गया π/2 के बराबर। तो ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टीज हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टीज को देखें। तो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है सर, फिफ्थ प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं कि सर हम लोग ये एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, तो इसका जो कंजुगेट होता है इसको हम लोग Z बार से डिनोट करते हैं। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि सर अगर Z का आर्गुमेंट ऑफ, ऐसे लिखो आर्गुमेंट ऑफ Z अगर बात करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z अगर थीटा है, तो इस आर्गुमेंट ऑफ Z बार जो हो जाएगा वो हो गया सर माइनस थीटा के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z बार, माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z बार। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर फिफ्थ हो गया।
उसी तरह अगर मैं प्रॉपर्टीज नंबर 6 की बात करूं तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 को हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 6 में हम क्या लिखेंगे कि सर यहां पे अगर दिया हो, कि सर यहां पे अगर दिया हो हमें कैलकुलेट करना हो आर्गुमेंट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड बार, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड वाला प्रॉपर्टी जो हम प्रॉपर्टीज नंबर 4 में सीखे थे, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करके लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, और इस आर्गुमेंट ऑफ जेड बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम आर्गुमेंट ऑफ जेड तो जो के तो लिखेंगे, माइनस भी जो का तो है। अब इस आर्गुमेंट ऑफ जेड बार को हम लोग लिख सकते हैं माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये हमारा हो गया, ये हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 6 हो गया। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 7 की बात करते हैं, तो जो हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 7 जो हो जाएगा सर, प्रॉपर्टीज नंबर 7 को हम लोग लिख लेते हैं, वो क्या है कि सर अगर हमें कैलकुलेट करना हो आर्गुमेंट ऑफ जेड पे पावर n, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड पे पावर n जो हो जाता है वो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं n टाइम आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसका हम लोग यहाँ पे प्रूफ देखेंगे, प्रूफ कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि सर जेड जो हमारा है, ये जो जेड होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा जेड है इसको अगर हम किस टर्म में लिखे, इस जेड को अगर हमें यूलर फॉर्म में लिखना पड़े तो इसको हम लोग लिखेंगे मॉड जेड आयोटा ई पे पावर आयोटा थीटा। ये क्या है, थीटा जो हमारा है ये आर्गुमेंट ऑफ जेड है, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हमारा ये थीटा के बराबर है। इतना तक समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसके दोनों साइड हम टेकिंग बोथ साइड होल पावर टेकिंग बोथ साइड होल पावर n, तो ये क्या होगा जेड पे पावर n। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका अगर हम होल पावर जेड करते हैं तो ये हो गया मॉड जेड का पावर n इंटू ई पे पावर आयोटा थीटा का पावर n हो गया। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो जेड पे पावर n क्या हो गया सर, जेड पे पावर n ई पे पावर आयोटा इंटू n थीटा। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बात करूं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका जो ये तो हमारा रियल पार्ट दिख रहा है, बट अगर मैं बात करूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का, तो ये आर्गुमेंट क्या हो गया सर, आर्गुमेंट जो इस कॉम्प्लेक्स का हो गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हो गया क्या नहीं, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड पे पावर n जो हो गया सर, ये किसके बराबर है, n थीटा के बराबर है। और हम लोगों ने थीटा को एज्यूम क्या किया था, n तो जो के तो है, और थीटा को हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया था कि ये क्या है आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो यहां से हम लोगों ने इस बात को प्रूव करके देख लिया कि सर आर्गुमेंट ऑफ जेड पे पावर n अगर दिया हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n टाइम आर्गुमेंट ऑफ जेड। मतलब कि सर अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि जेड का पावर n अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट क्या होगा, तो उसको हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं n टाइम आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।